नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी के आड़ में चीन ने एक बहुत ही बड़ा गेम खेला है और इस गेम को जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए राजस्थान सरकार, दूसरी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपने अपने स्तर पर पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। लड़ाई बहुत बड़ी है दोस्तों, लेकिन इस यथासंभव प्रयासों में कामयाबी की ओर कदम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चीन के वुहान में 31 दिसंबर 2019 को कोरोना वायरस का पता चला और इसी दिन पहली बार WHO को जानकारी में लाया गया। तब तक यह वायरस क्या है कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज से मात्र 4 महीने पहले कहानी शुरू हुई और आज हालात ये हैं कि दुनिया भर में 32,20,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव आ चुके हैं और करीब 2,28,200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? दुनिया भर में इस बात के समर्थकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है कि चीन का कुछ ना कुछ पंगा है, इसमें चीन ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। कई देशों के दावे हैं कि चीन ने दुनिया की ताकतों को घुटनों के बल लाने के लिए कोरोना के जरिए एक फाइनेंशियल गेम खेलना चाहे, एक वित्त का गेम खेलना चाहे। कई देशों की सरकारें भी ऐसा मान चुकी हैं। हम आपको बता दें कि जापान ने अपनी कंपनियों को यहां तक कह दिया है कि चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेटो और वापस जापान में आ जाओ, हम लोग आपको वो सुविधाएं देंगे जो चीन देता है, लेकिन आप चीन छोड़ दो तुरंत। अमेरिका चेतावनी दे चुका है और चीन के लिए सिरदर्द भी बन चुका है, लेकिन चीन हम लोग आपको बताएं तो खुद इस समय फंस भी चुका है। कई देश जो है वो चीन पे दावा ठोक चुके हैं, लीगल दावे भी किए जा चुके हैं कि चीन ने एक बड़ा गेम खेला है। आज की इस रिसर्च और एनालिसिस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरोना के पीछे चीन का असली गेम क्या है, क्यों चीन भारत और अमेरिका जैसे देशों की कमर तोड़ने के लिए एक धोखेबाज देश बनकर सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि भारत में इस सारे खेल की शुरुआत हुई 12 अप्रैल 2020 को। इस दिन चीन ने अपने गेम प्लान के अनुसार देश की बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और जाना माना HDFC बैंक के 0.2% जो शेयर हैं वो खरीद डाले। ये स्टॉक्स चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने खरीदे। इससे पहले भी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के पास HDFC के 0.8% स्टॉक्स थे। जैसे ही चीन ने इस बैंक का HDFC में कुल 1% भागीदारी हुई, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के कान खड़े हो गए। हम लोग कहें तो कॉर्पोरेट में भी हड़कंप मच गया और सत्ता के गलियारों में भी इस दिन हड़कंप मच गया 12 अप्रैल 2020 को। अब खेल को आप समझिए। तमाम नियमों के मद्देनजर शेयर की एक खरीद बेहद लीगल तरीके से अंजाम तक पहुंचाई गई। एक जाने माने रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर FII के जरिए स्टॉक्स खरीदे गए। इस दिन भारतीय शेयर बाजार कोरोना के कहर से बुरी तरह क्रैश हुआ था और HDFC लिमिटेड के शेयर एक ही दिन में 32% गिर गए थे। चीन ताक में था और खेल कर डाला चीन ने। इस दिन जो ट्रांजैक्शन हुए उन्हें तत्काल वित्त मंत्रालय की नॉलेज में डाला गया ताकि ऐसे किसी बड़े खेल में चीन की मंशा और गेम प्लान को समझा जा सके, क्योंकि चीन पर पहले ही शक था, क्योंकि वायरस चीन से आया था और अब देश की कंपनियों को बचाने के प्रयास के लिए भारत सरकार पूरी तरह जुट गई। प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों से लेकर DPIIT तक लगातार हलचल मची रही। परिणाम आया 5 दिन बाद, यानी 17 अप्रैल 2020 को चीन को रोकने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT ने FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की गाइडलाइन में रातों रात हुए प्रस्ताव के बाद संशोधन कर दिए। इस गाइडलाइन के संशोधन के पीछे केवल एक ही मंशा थी कि चीन की ओर से FDI को कुछ बैरियर्स लगाना। ऐसा नहीं था कि इनको रोकना, चीन को कुछ बैरियर्स लगाना जिससे पता चल सके कि चीन क्या करना चाह रहा है, किन कंपनियों में स्टेक्स लेना चाह रहा है, उन पर मॉनिटरिंग हो सके। अब चीन कोई भी विदेशी निवेश अगर भारत में करना चाहेगा तो उसे भारत सरकार के विशेष संज्ञान में पहले पूरी जानकारी लानी होगी। फिर सरकार चाहे तो आगे बढ़ सकती है, अन्यथा उस प्रस्ताव को तत्काल खारिज कर सकती है, रोक लगा सकती है। इस घटना के तत्काल बाद सेबी ने भारत के लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी FPIs को खंगालना शुरू कर दिया। 11 देशों को रडार पर ले लिया गया, जिसमें चीन, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया समेत सारे ऐसे देश शामिल हैं जहां से चीन भारत में घुसपैठ कर सकता है, वित्तीय घुसपैठ का रास्ता निकाल सकता है या कोशिश कर सकता है। हालांकि चीन FDI के जरिए, FII के जरिए और FPI के जरिए भारत में निवेश कर सकता है, लेकिन यह सब अब उतना आसान नहीं रहा है जितना चीन ने 12 अप्रैल 2020 को गेम प्लान कर दिया। भारत ने जो 5 दिन में किया, इसकी चीन को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भारत कर सकता है, इतने जल्दी कर सकता है। चीन में जब पता चला तो हड़कंप मच गया और भारत में चीन के दूतावास की ओर से आधिकारिक बयान सामने आया, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों की धज्जियां भारत द्वारा उड़ाना करार दिया गया। लेकिन भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया कि नियमों में संशोधन भारत सरकार कर सकती है और वही किया जा रहा है। इसमें न WTO के नियमों को दरकिनार किया गया और न ही कोई विदेश
का जो निवेश है, विदेशी निवेश को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में अब भी यह खंगालना जरूरी है कि चीन के विदेशी निवेश का रुख कैसा है। पड़ताल में हमने पाया कि चीन कोरोना महामारी की आड़ लेकर भारतीय वित्त बाजार में घुसपैठ बनाने में जुट गया है, क्योंकि इससे पहले चीन खुद एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा था, पूरी दुनिया की नजरें चीन के ऊपर थी। लेकिन अब जो हालात बदल रहे हैं उनमें भारतीय बाजारों की ओर उसने रुख कर लिया है। सीधे तौर पर हम लोग समझें तो अकेले कोरोना काल में यानी दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 तक, यानी पिछले लगभग 4 महीने तक भारत में करीब 4 महीने में $2.34 बिलियन का निवेश चीन की ओर से किया जा चुका है, जो चीन की ओर से बीते 20 सालों में किए गए एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट है उसका 0.5% है। यह चौंकाने वाली बात है अपने आप में। हालांकि इस कोरोना काल के 4 महीने में भारत के एफडीआई के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट देखें तो दुनिया में चीन जो है वो 18वें नंबर पे सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक है। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी डीआईपीपी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस $141.9 बिलियन के एफडीआई के साथ पहले नंबर पर है। फिर सिंगापुर 94.65 बिलियन, जापान 33.1 बिलियन, नीदरलैंड 30.9 बिलियन, यूएस 28.35 बिलियन, यूके 27.94 बिलियन, जर्मनी 12.07 बिलियन, साइप्रस 10.10 बिलियन, फ्रांस 7.10 बिलियन, यूएई 6.91 बिलियन और चीन $2.34 बिलियन का एफडीआई कर चुके हैं पिछले 4 महीने में। आप देखिए ये सारे देश भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं पिछले 4 महीने में हम लोग देखें। लेकिन चीन दिसंबर 2019 तक भारत में कुल $8 बिलियन का निवेश कर चुका है। यहाँ अंदर की बात यह भी है कि भारत में सिंगापुर और हांगकांग के रास्ते चीन अब तक $4.2 बिलियन निवेश कर चुका है। अकेले 2019 की हम लोग बात करें तो भारतीय जो स्टार्टअप्स हैं उनमें चीनी कंपनियों ने कुल मिलाकर $3.9 बिलियन निवेश किए, जो बहुत बड़ी रकम है। हम लोग आपको बताएं सिंगापुर के रास्ते भारत में अकेले 3500 करोड़ रुपए का निवेश तो मोबाइल की जानी मानी कंपनी शियोमी कर चुकी है, क्योंकि सिंगापुर एक ऐसा रास्ता है जहां से अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारतीय बाजार में घुसपैठ करते हैं। यही वजह है कि सिंगापुर की खुद की और वहां की जो दूसरी कंपनियां इंटरनेशनल कंपनियां हैं उनका $94.6 बिलियन का एफडीआई इन्वेस्टमेंट पिछले 20 सालों में भारत में हुआ है। हांगकांग भी इसी तर्ज पर भारत में चीनी घुसपैठ का हिस्सा रहा है, क्योंकि हांगकांग पर भी चीन का बहुत सारा असर है। बाजार के विशेषज्ञों और जानकारों का मानना है कि कोरोना काल निकल जाने के बाद भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों पर बड़ा संकट आ सकता है। लेकिन यहाँ पर देखना यह भी होगा कि चीन की निगाहें क्यों इस वक्त भारत पर टिकी हुई है, चीन ये सारे गेम प्लान क्यों कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ द्वारा जारी रिपोर्ट्स और आंकड़ों को हम लोग खंगालें तो उसमें सामने आया है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था 2020 में 3% घट जाएगी। वहीं भारतीय बाजार उछाल दिखाएंगे इस साल में और यहाँ पर 1.9% की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। इधर केवल एचडीएफसी बैंक ही नहीं जिसमें चीन ने निवेश किया है। हम लोग आपको बता दें कि हांगकांग के रास्ते एफपीआई के जरिए भी भारत में थाई यूनियन एशिया इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड जो है उसने भी इन्वेस्टमेंट किया है। इसने अवंती फीड्स में 8.77% की हिस्सेदारी ले रखी है। एचएसबीसी के फंड्स के जरिए भी भारत में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल में 3.29% की हिस्सेदारी ले ली गई है। हांगकांग विक्ट्री इन्वेस्टमेंट्स कंपनी की ओर से किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 6.32% की हिस्सेदारी ली जा चुकी है। ऐसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कई सारी कंपनियां हैं जिसमें हिस्सेदारी जो है वो चाइनीज कंपनियां लेती जा रही हैं एक के बाद एक में। हम आपको ये भी याद दिला दें कि जिस दिन एचडीएफसी बैंक की खबर सार्वजनिक हुई थी तब से बाइकआउट चाइना का हैशटैग चलाए जा रहे थे। लगातार चीनी ऐप्स को अनइंस्टॉल करने के लिए अपील की जा रही थी, चीनी सामान का बहिष्कार करने की बात की जा रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भी संभवतः आप जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं वो मोबाइल भी किसी न किसी चीनी कंपनी का होगा, क्योंकि उसमें डाले गए ऐप्स भी ज़्यादातर चीनी हो सकते हैं। क्योंकि भारत में बिकने वाले जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं उनका 50% से ज़्यादा बाजार चीनी कंपनियों के कब्जे में है। इतना ही नहीं, भारत की बड़ी फिनटेक कंपनियां जिसमें पेटीएम, पॉलिसी बाजार, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जिनको आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो चीनी निवेशकों का इनमें पैसा लगा हुआ है। स्विगी है, जोमेटो है, बिग बास्केट है, बाइजूस है, ओला है, स्नैपडील है, इन सारी कंपनियों में चीन ने बहुत मोटा पैसा यहाँ पर लगा रखा है। यह तो चंद नाम है जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन भारत में छोटे बड़े करीब करीब 9000 कंपनियां ऐसी हैं, स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनमें से करीब 1600 से ज़्यादा तो डीप टेक हैं और 27 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा होती है, यानी करोड़ों अरबों में होती है।
इनमें चीनियों का पैसा लगा हुआ है बहुत बड़ी तादाद में। हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, इनके पीछे बैकअप में चाइना का बहुत बड़ा बैकअप है। हमारे देश में मोटर पार्ट्स, बिजली का सामान, फाइबर बॉटल्स, टाइल्स, खिलौने जैसे सैकड़ों हजारों उत्पाद ऐसे हैं जो चाइना से आते हैं। गाड़ियों के कल पुर्जे जो हैं वो चाइना से आ रहे हैं। हम बड़ी तादाद में चीन के ऊपर पुर्जों को लेकर निर्भर हैं। खिलौनों का एक बड़ा प्रतिशत है जो बाजार का चीन के ऊपर टिका हुआ है। इन सारी बातों से आप समझ सकते हैं कि चीन कितना घुस चुका है भारत में, और अब चीन की जो घुसपैठ है वो एक अलग तरह की है, भारत में स्टेक होल्डिंग लेने की है। तो चीन का जो सारा ये दावा किया जा रहा है कि चीन ने इस वायरस को पैदा किया है, चीन ने पूरी दुनिया में फैलाया, इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान है। वो गेम प्लान जो नजर आ रहा है फिलहाल, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि चीन फाइनेंशियल जो कंपनियां हैं उनमें अपनी फाइनेंशियल दखल अंदाजी करके अपना पैसा डालकर उन कंपनियों के ऊपर अपना नियंत्रण हासिल करना चाह रहा है, उनमें एक स्टेक होल्डिंग लेना चाह रहा है ताकि वो यहाँ के व्यापार में दखल दे सके, यहाँ घुस सके और यहाँ पर आधिपत्य कायम करने के लिए, बाजार को एक कैप्चर करने के लिए अपने प्रयास कर सके। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ला सके लगातार एक से एक बढ़िया वीडियोस। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।